अच्छा, शुरू शुरू मैंने भी कविता लिखने का जब मेरा मूड बना तो मैंने कहा कौन से रस की कवि बनना चाहिए। तो ये कीर्ति जी बहुत विद्वान, इनसे पूछा, इन्होंने कहा अकेला जी कवि बनना है तो वीर रस के बनो। वीर रस के कवि की बहुत मान सम्मान होता है साहब, खूब तालियां बजती है। देखो अभी कितनी बजी है। मैंने कहा कीर्ति जी जहाँ तक मैं जानता हूँ वीर रस की कविता में तो क्या जोश खरोश की बातें करना पड़ती है, उखाड़ दो पछाड़ दो फाड़ दो ना। मैं ऐसी जोश खरोश की बात करूँ तो सबसे पहले जोश मेरे को ही आता है ना भाई साहब। मेरे को तो जरा सा भी जोश आ जाए फिर मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है। बॉडी हाँ, वो एक तो पतले वायर में क्या है करंट बहुत जल्दी आता है और ज़्यादा भी आता है। तो पतले वायर में एकदम ज़्यादा करंट आ जाए तो फाल्ट हो जाए कि नहीं। तो इन्होंने समझाया अरे डरने की बात नहीं है, वीर रस की कविता में केवल 2 बातों का ध्यान रखो। मैंने कहा क्या? एक तो कोई भी बात बोलो खूब जोर से बोलो, जितनी जोर से बोलोगे बात उतनी जोरदार हो जाएगी। मैंने कहा हाँ यार, वीर रस के कवि भी करते तो ऐसा ही है, साधारण सी बात भी होगी तो भी चिल्ला के बोलेंगे। सही। मैं पानी पी रहा था। अरे दादा पानी तो शांति से पी ले, पर ये इनकी स्टाइल होती है। मैंने कहा ठीक है मैं भी कोशिश करूंगा। इन्होंने कहा दूसरी बात ये कि अपनी कविता में वीर पुरुषों का जिक्र करो, उनका नाम सुनते ही लोगों को जोश आ जाता है। तो मैंने इनकी बात मान के एक जगह पहुंचा, वीर रस की एक कविता बनाई। मैंने शहीद भगत सिंह पे कविता सुनाई, उनके नाम पे भी लोगों को बहुत जोश आता है, पूरी ताकत से बोला। मैंने कहा शहीद भगत सिंह। यहाँ से वहां तक सब चुप हो गए। मैंने कहा हाँ यार, जोर से बोलने का असर तो पड़ा। मैंने बात आगे बढ़ाई, मैंने कहा शहीद भगत सिंह ने मुंह खोला। चित्ते में एक श्रोता बोला क्यों जी वो शहीद है तो फिर मुंह कैसे खोला? क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ना जोश आ जाता है फिर मेरे को सूझ संपट नहीं रहती है, शुरू में ही गलती हो गई। उस दिन से भाई साहब मैंने तो ये कविता वीर रस में लिखना ही बंद कर दिया। मैंने कहा अपने तो अपने हिसाब से मनोरंजन की बात करें, पर अपन कितना भी ध्यान रखो, सामने वाला जोश खरोश की बात करे तो भी सुन के भी जोश तो आता है। बिल्कुल। अब प्रख्यात भैया ने इतना सुनाया तो मेरे को भी जोश आया। वो कच्चे पापड़ को आप आज बताओ तो वो तो बांका टेढ़ा होता है कि नहीं होता है? वाह 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 वाह, क्या कच्चा पापड़ है। मतलब वातावरण का असर पड़ता है। बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। उन दिनों की बात है जब करगिल का युद्ध चल रहा था, पूरे देश में जोश खरोश का वातावरण था, सबकी देशभक्ति हिलोरे ले रही थी। मैं भी चपेट में आ गया। चपेट में? मैंने कहा यार देश को मेरी जरूरत है, सीमा पर जाऊंगा, दुश्मन से 2-2 हाथ करूंगा। पर जब बंदूक देखी तो समझ में आई कि बंदूक तो अपने बाप से नहीं उठे, वो बंदूक के वजन से ही मर जाए अपन तो। फिर दिमाग लगाया तो एक आइडिया आया। मैंने कहा यार रक्तदान कर दो, ये भी बहुत बड़ी देश की सेवा। सही बात। अपने रक्त से किसी घायल सैनिक की जान बच जाए तो बहुत बड़ी देशभक्ति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। तो मैं उन दिनों किसी के रक्तदान शिविर लगे हुए थे, मैं भी एक जगह पहुंच गया। डॉक्टर ने पलंग पे लिटाया, सुई लगाई और खून निकालना चालू। 5, 6, 7 या 8 बूंद खून निकला होगा। मैं तो बेहोश हो गया। डॉक्टर लोग घबरा गए बेचारे, खूब भागा दौड़ी की और आखिर 2 बाटल खून चढ़ाया, जब जाके मैं होश में आया। क्या देशभक्ति हो गई। ये तो देखो मेरी भावना तो अच्छी थी देश सेवा करने की, पर काम उल्टा हो गया, उल्टे देश को मेरी सेवा करनी पड़ी। बहुत बढ़िया। तब से मैं देश सेवा करने में भी डरता हूँ भाई साहब। पर उस घटना से जो बात मेरे दिमाग में आई, 2 मिनट की एक बात, वो आपको सुनाता हूँ कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जमाने में पैदा नहीं हुआ। अगर हो जाता तो आजादी का मामला खटाई में पड़ जाता, क्योंकि जब नेताजी कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो भाई साहब मैं खून कहाँ से ला के देता? न वो तो कहते ही। तो ये तो अच्छा हुआ कि मैं उनके जमाने में पैदा नहीं हुआ, आजादी के बाद पैदा हुआ। पर ये भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। इधर भी परेशानी है, क्यों कि पहले वाले नेताजी तो खून मांगते थे, आज वाले मांगते नहीं है, निचोड़ लेते हैं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या सटीक देंगे, वाह। पहले वाले नेताजी तो खून मांगते थे, आज वाले मांगते नहीं है, निचोड़ लेते हैं। आजादी का फल पकने से पहले ही तोड़ लेते हैं, पकने से पहले ही तोड़ लेते हैं, पकने से पहले। बहुत। एक छोटी सी घटना और सुना के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ये कविता वविता लिखना मुझे आता नहीं है, सही बात तो ये है। मैंने तो पहले अच्छे अच्छे काम करने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरा कोई काम धंधा जमा नहीं, तो फिर मजबूरी में इस लाइन में आया। मजबूरी में।
वो भी मेरे कीर्ति जी से मैंने कहा, मैंने कीर्ति जी मेरा कोई काम धंधा जम नहीं रहा है, मैं क्या करूं? इन्होंने कहा तुम तो कवि बन जाओ। अच्छा। मैंने कहा कीर्ति जी ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। अरे वाह। ये बोले हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ। तो मैंने पहले अच्छे काम करने की कोशिश की। एक उदाहरण बताता हूँ, बहुत बरसों पुरानी बात है। अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा कि एक फिल्म के लिए नए चेहरे की आवश्यकता है। अच्छा। तो उन दिनों मेरा भी चेहरा था नया नया। वाह वाह वाह। इसमें हंसने की क्या बात है, कोई शुरू से ही ऐसा भंगार थोड़ी है। तो उन दिनों मेरा भी चेहरा था नया नया, लेकर विज्ञापन के पते पर मुंबई गया। पर वहां जाकर हो गया थोड़ा शर्मिंदा, क्योंकि फिल्म बन रही थी शोले और उन्हें गब्बर चाहिए था, वो भी जिंदा। जिंदा। वाह। तब उनको मेरी प्रतिभा पर तो विश्वास गले गले तक था, पर पट्टों को मेरे जिंदा होने पे शक था। तो मैंने उनको समझाया, देखो रे ऐसा विलन आज तक किसी फिल्म में नहीं आया। ये बात लोगों के दिल दिमाग में फिट होगी, आपकी फिल्म मेरी वजह से जरूर हिट होगी। तो मेरा तर्क चल गया, गब्बर का रोल मिल गया मुझे, और फिर फिल्म की शूटिंग चालू हुई। बात आगे बढ़ी, पर एक जगह जाके हो गई समस्या खड़ी। अच्छा। वो ठाकुर साहब के हाथ काटने वाला सीन आया। मुझे जो डायलॉग बोलना था वो बताया कि ये हाथ हमका दे दे ठाकुर। ठाकुर। तो मैं तो पढ़ा लिखा संस्कारवान, ऐसी बदतमीजी से बोल नहीं सकता। हैं ठाकुर साहब बड़े आदमी, मैंने तो बहुत इज्जत से कहा। सही। मैंने कहा दरबार हुकम। दरबार हुकुम। बड़े आदमी का ढंग से बोलना पड़ता है। मैंने कहा दरबार हुकम, आप रे हाथ मारे को दे दो। तो दरबार हुकम ने तो आंखें कर ली सफेद सफेद और जोर से चिल्लाए, बोले नहीं। तो मैं तो डर गया, मैंने कहा वहां रहने दो। हाँ, अपनी कौन सी बाप की जागीरी जा रही है। और वो डायरेक्टर के बीच में आ गए, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हाथ काटना पड़ेंगे। दो बड़ी बड़ी तलवारें लाकर मेरे दोनों हाथों में पकड़ा दी और तलवारें ही जमीन पे टिक गई। मैंने कहा यार तलवारें ही नहीं उठ रही है, हाथ क्या काटूंगा। वो बोले तुम चिंता मत करो, हम कटवा लेंगे। फिल्म वाले तो क्या आइडिया लगाते हैं भाई साहब, उन दोनों तलवारों की नोकों पर लोहे के बारीक बारीक दो वायर वेल्ड करवाए, ऊंचाई पे दो गिर्रे लटकाए, उन पर से वो वायर निकलवाए और उधर दूसरे सिरे एक लड़के के हाथ में पकड़ाए। अब वो लड़का उधर से वायर खींचे, इधर से तलवारें ऊपर उड़ जाए, वो वायर ढीले करे, तलवारें नीचे आ जाए। मुझे तो कुछ करना ही नहीं, खाली एक्टिंग करना जैसे मैं ही तलवारें उठा रहा हूँ। और मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया आसान काम है साहब। सेटिंग हुई, सारी कैमरे वैमरे लगे और शूटिंग चालू हुई। डायरेक्टर ने इशारा किया लड़के को, वायर खींचो। लड़के ने वायर खींचा, पर उसका ध्यान कहीं भटक गया। पट्टे ने वायर थोड़े ज्यादा खींच दिए, तो मैं तो इधर तलवारों समेत ऊपर लटक गया। क्या दृश्य रहा होगा। बड़ी सावधानी से मुझे नीचे उतारा, उस लड़के को भी खूब फटकारा और फिल्म की शूटिंग करी दोबारा। जैसे तैसे काम निपटा, बात आगे बढ़ी, पर एक जगह जाके फिर हो गई समस्या खड़ी। वो धर्मेंद्र जी से मेरा फाइनल फाइटिंग वाला सीन आया। फाइटिंग। धर्मेंद्र जी ने डायलॉग सुनाया, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैंने भी कह दिया, हे कहाँ रहे जो तू पी जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अकेला जी के लिए। वाह, शानदार। और धर्मेंद्र जी बिफर गए, बोले ये फिल्म में काम करेगा तो मैं नहीं करूँगा। उनको तो पहले भी बहुत बुरा लग रहा था कि इस मरियल को मैं मारूं तो लोग मेरे माजने में थूके। तो उन्होंने कहा, अल्टीमेटम दे दिया कि ये फिल्म में काम करेगा तो मैं नहीं करूँगा। तो भाई साहब वो तो बड़े कलाकार थे, उनको तो निकाला नहीं, मेरे को फिल्म से निकाल दिया। वरना मेरी वो फिल्म रिलीज हो जाती तो आज मैं भी मेगा स्टार होता। पर लाख कोशिशों के बावजूद मैं तो नहीं बन पाया गब्बर। लाख कोशिशों के बावजूद मैं तो नहीं बन पाया गब्बर, पर सत्ता के गलियारे में नित नए गब्बर उधम मचा रहे हैं। अंधे कानून के लंबे हाथ काट कर खुद को बचा रहे हैं। देश की राजनीति को बसंती की तरह नचा रहे हैं। देश की राजनीति को बसंती की तरह नचा रहे हैं।